जय माता दी। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पर बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म श्रावण शुक्ला द्वितीया को सोमवार के दिन 1943 ईस्वी में चिरगांव झांसी में एक सेठ वणिक परिवार में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण जो कनकलता के नाम से साहित्य सृजन करते थे, काव्य प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और यहीं से मैथिली शरण गुप्त जी को काव्य का संस्कार प्राप्त हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी की शिक्षा जो है उनके गांव में ही हुई। वे झांसी पढ़ने गए थे लेकिन वहां मन नहीं लगा और वे लौटकर वापस गांव आ गए। वहीं उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, यहीं उनका काव्य सृजन प्रारंभ हुआ। गुप्त जी महात्मा गांधी के राम और महात्मा गांधी के दर्शन दोनों से ही प्रभावित थे और इन दोनों से प्रभावित होकर किशोरावस्था में ही गुप्त जी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ वे काव्य सृजन भी करते थे। अपने प्रारंभिक दौर में मैथिली शरण गुप्त ने अपने क्षेत्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके लेखन में जब परिनिष्ठता आई तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास अपनी एक रचना भेजी। उस रचना से द्विवेदी जी इतने प्रभावित हुए कि कुछ संशोधन के बाद उन्होंने उस रचना को सरस्वती में प्रकाशित किया और उसके बाद द्विवेदी जी ने गुप्त जी की जो काव्य थे, जो भी वो भेजते थे, जो भी रचनाएं भेजते थे, उसमें संशोधन करते थे, उन्हें अवगत कराते थे और प्रकाशित करते थे और धीरे धीरे मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का मार्ग पकड़ लिया था। देखिए, गुप्त जी जो थे वो दर्शन को मानते थे और दर्शन विशेष रूप से महाकाव्यों से प्राप्त होता है। गुप्त जी ने समस्त महाकाव्यों का अध्ययन किया, जो हमारे पौराणिक महाकाव्य थे उनका अध्ययन किया। इसलिए आप देखिए कि गुप्त जी के जो पात्र हैं और गुप्त जी की जो घटना है और गुप्त जी के जो खंड काव्य महाकाव्य हैं वो सब पौराणिक पात्रों के आधार पर हैं। सबसे प्रमुख उनका जो महाकाव्य है वो है साकेत। साकेत में गुप्त जी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने उर्मिला को अपना विषय बनाया। अयोध्या की घटना, रामायण से उठाई हुई घटना और उसमें एक ऐसा पात्र जो आज तक किसी की नजर में नहीं आया था, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उसके त्याग को उन्होंने अपना विषय बनाया। ऐसे इनकी एक और रचना है यशोधरा, जो खंड काव्य है। उस खंड काव्य में बुद्ध को तो सब याद करते हैं लेकिन बुद्ध को बुद्ध बनने के पीछे जो उसकी पत्नी यशोधरा का त्याग है उसको कोई याद नहीं करता। तो उसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा को अपना काव्य का पात्र बनाया और उसकी श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कि अगर मुझसे कहकर जाते, अर्थात बुद्ध अगर मुझसे कहकर जाते तो मैं मना नहीं करती, मैं उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती, मैं सहर्ष उनको स्वीकृति देती। तो चरित्र की उत्कृष्टता और विशेष रूप से नारी चरित्र की उत्कृष्टता को मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्यों में के माध्यम से प्रस्तुत किया। गांधी जी से प्रभावित होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे और लगातार साहित्य सृजन करते रहे। बहुत सारे साहित्य सृजन किया, देश आजाद हुआ, उसके बाद वे संसद सदस्य भी बने और अंत में संवत 2021 में उनका स्वर्गवास हो गया। ये उनकी जीवन घटना है। अब हम बात करते हैं उनके साहित्य सृजन पर। उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, एक साकेत और एक जय भारत। साकेत उनका बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है और रामचरितमानस के बाद इस साकेत को बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। साकेत के अतिरिक्त उनके जो खंड काव्य रहे, बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य रहे, जिसमें रंग में भंग, जयद्रथ वध, तिलोत्तमा, चंद्रहास, शकुंतला, वन वैभव, भारत भारती, नहुष, विष्णुप्रिया, झंकार, मंगलघट, यशोधरा आदि इनके खंड काव्य रहे। और इनके जितने भी महाकाव्य और खंड काव्य, चंपू काव्य रहे, इनको आप गौर से देखें, पढ़ें तो इनमें मूल रूप से हमारे भारतीय दर्शन के जो तत्व हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं और भारतीय दर्शन को ये परिभाषित करते हैं। इसलिए इन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा मिला कि मैथिली शरण गुप्त जो हैं उन्होंने ही सबसे पहले
हमारी दृष्टि उस ओर दौड़ाई, उस ओर की कि हम जिनको भूल चुके हैं एक बार हम पुनः उनकी ओर लौटना चाहते हैं, हमें लौटना चाहिए। रामायण महाभारत इनके आदर्श रहे, वही पात्र इनके का जो खंड काव्य महाकाव्य रहे उनके पात्र रहे। प्रबंध शैली, रूपक शैली और गीति शैली में इन्होंने काव्य रचना की। इनमें भाषा इनकी प्राय खड़ी बोली रही, लेकिन कहीं कहीं बुंदेलखंडी का टच दिखाई देता है, बुंदेलखंडी का प्रभाव इनकी भाषा में है, क्योंकि मूल रूप से जो कवि जहां का होता है उसकी भाषा में वो सारी चीज आती हैं। हमारे पाठ्यक्रम में भी ज्यादातर जो है साकेत और यशोधरा को संकलित किया जाता है। प्रारंभ से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक साकेत और यशोधरा को जनरली छुआ जाता है, उसको शामिल किया जाता है। और इन दोनों, एक खंड काव्य है, एक महाकाव्य है, यानी कि साकेत का तो हम खंड काव्य भी नहीं कह सकते, वो चंपू काव्य है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता किसी भी खंड काव्य और महाकाव्य से बहुत अधिक है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो महत्व है वो इस बात से और अधिक प्रतिपादित होता है कि मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली के माध्यम से न केवल हिंदी कविता को अब श्रेष्ठता पर पहुंचाया, बल्कि दबी हुई जो हमारे अंदर की जो संस्कारिक भावनाएं थी, जो संस्कारिक पात्र थे, जो त्याज्य पात्र थे, जिनको भूल गए थे, जिनको हमने छुआ नहीं था, उन पात्रों तक पहुंचने के लिए भी मैथिली शरण गुप्त ने हमें बाध्य किया और हम एक नए तरीके से उन पौराणिक पात्रों को देख पाए। मित्रों, इस प्रकाश दृष्टि में हम अगर मैथिली शरण गुप्त को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मैथिली शरण गुप्त को हम बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कोशिश करें आप इसको इसी प्रकाश में पढ़ें, इसी पृष्ठभूमि के आधार पर पढ़ें, ताकि आपको मैथिली शरण गुप्त बहुत अच्छे से समझ में आ सके। नमस्कार।